अब जो बात करेंगे हम लोग डिक्लाइन ऑफ एक्सट्रीमिज्म की बात करेंगे। गर्मपंथ का जो पतन है उसकी बात करेंगे, कैसे इसका पतन हो जाता है उसको देखना है। डिक्लाइन ऑफ एक्सट्रीमिज्म। कोई आंदोलन है कब सफल होगा, कुछ बातें दिमाग में आपको रखना है। आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब आंदोलन से जनता जुड़ी हुई हो, यानी उसका सामाजिक आधार बहुत अच्छा हो, उसका नेतृत्व वर्ग वो बहुत प्रभावी हो। तीसरी बात यह है उसका जो कार्यक्रम है, उसकी जो आंदोलन के कार्यक्रम है वो लोकप्रिय प्रकार के हो, जनता से जुड़ने वाले हो, जनता को जोड़ने वाले हो, और तभी जाकर के कोई आंदोलन सफल हो सकता है। आप यहां पर देखेंगे इन बातों में गर्मपंथियों की सीमाएं हैं। किन किन बिंदुओं को आप लिखेंगे उनको आप यहां पर देखिए। पहली बात, इनका जो सामाजिक आधार है वो संकीर्ण है। यद्यपि उदारवादियों की तुलना में, नरमपंथियों की तुलना में इन्होंने जनता को जोड़ा। बड़ी संख्या में बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में छात्रगण आते हैं, महिलाएं आती हैं, लेकिन पूरे देश के संदर्भ में ऐसा नहीं हो पाता है। इनका सामाजिक आधार संकीर्ण है और सिर्फ इससे जो ज्यादा वर्ग जुड़ पाता है वो शहरी वर्ग, और शहरी वर्ग में भी जो मध्य वर्ग है, मध्य वर्ग वो इनसे जुड़ पाता है। दूसरी बात, इनका जो नेतृत्व है उसकी सीमाएं हैं। अब कोई ऐसा नेतृत्व इनके पास नहीं है, जैसे गांधीवादी आंदोलन में देखेंगे गांधी की जो मान्यता है पूरे देश में थी, लेकिन जो गर्मपंथ के नेतागण हैं इनकी जो मान्यता है, इनका जो प्रभाव है वो सीमित क्षेत्र में है। लाला लाजपत राय पंजाब क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अरविंदो घोष बंगाल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बिपिन चंद्र पाल बंगाल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो जो नेतृत्व है इनकी सीमाएं हैं, इनका जो प्रभाव है वो सीमित है, वो क्षेत्रीयता आधार पर है। यानी आप ये कह सकते हैं इसलिए इसका पतन हुआ कि इस पूरे के पूरे इनके संगठन का, इनके आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप नहीं बन पाया। इसके अलावा इनकी विचारधारा में धर्म पर बल था। अतीत से प्रणाली करके धर्म पर बल है। यानी आपने देखा कि किस तरह से काली पूजा, गणेश पूजा, इस तरह की बात हो रही थी। कई कई जगह तो गड्ढे खोद करके पानी भरा जाता था, गंगा मैया की बात होती थी, अन्य देवी देवताओं की बात होती थी। तो ये धर्म पर बल देने के कारण भारत में विभिन्न धर्मों के लोग थे, तो अन्य धर्मों का जुड़ाव थोड़ा कम हो पाता है। धर्म पर बल देने से जो राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्रीय एकता उसकी सीमाएं हो जाती हैं। इसके अलावा कोई लोकप्रिय प्रकार के कार्यक्रम नहीं है इनके पास। इनके पास में जैसे गांधीवादी आप आंदोलन जब पढ़ेंगे तो आपने देखा कैसे उन्होंने अपनी कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम बनाए। असहयोग आंदोलन में आपने देखा भी है कैसे उन्होंने नमक आंदोलन में नमक को आधार बनाया। तो कोई लोकप्रिय प्रकार के व्यवहारिक कार्यक्रम इनके पास नहीं है। तो पतन का यह भी एक कारण है, आंदोलन का सीमित रह जाना, प्रभाव क्षेत्र सीमित हो जाना, यह भी एक कारण है। इनके पास व्यवहारिक कार्यक्रम का अभाव है।
इनके पास कोई ऐसा संगठन नहीं है, कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसकी अपील जो है वो पूरे देश में हो, ऐसा इनके पास नहीं है। तो जो भी ये आप देख रहे हैं इनके पतन के कारणों में, ये मुख्य बात है। इनकी सामाजिक आधार बहुत संकीर्ण है, एक सीमित वर्ग तक सीमित है, नेतृत्व की सीमाएं हैं, उनके प्रभाव की सीमाएं हैं, उनका जो क्षेत्रीय विस्तार है उसमें सीमाएं हैं, धर्म पर बहुत ज़्यादा बल है। इससे जो जैसे हिंदू मुस्लिम एकता आप गांधीवादी आंदोलन में देखते हैं तो उसमें थोड़ा कमी आती है। अब जहाँ धार्मिक प्रतीकों की पूजा हो रही है, अन्य धर्मों के लोग वहाँ पर सीमित संख्या में ना के बराबर ही पहुँच पाते हैं, व्यावहारिक कार्यक्रमों का अभाव है। इसके अलावा एक बात, कोई आंदोलन लंबे समय तक तभी चल सकता है जब सरकार का सहयोग हो। अगर दमन होगा तो आंदोलन कैसे चल पाएगा? चरमपंथियों का जो आंदोलन है वह भी ब्रितानी दमन का शिकार हो जाता है। अब ये जो ब्रितानी दमन है, जब आंदोलन चल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस ने बंगाल विभाजन का विरोध किया, लेकिन जैसे ही सूरत की घटना होती है 1907 में, 1907 में जब कांग्रेस के नेताओं का वैचारिक जो आधार है वह परस्पर विरोधी हो जाता है, वैचारिक संघर्ष की स्थिति प्राप्त हो जाती है, अंग्रेजों को और क्या चाहिए था? उनको तो एक अवसर मिल जाता है दमन का, और उन्होंने इसका लाभ उठाया। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो गर्मपंथ का डिक्लाइन है, पतन है, उसमें कांग्रेस के नेतागणों में जो वैचारिक मतभेद है, वैचारिक संघर्ष है, वह भी उत्तरदायी है। उसको आधार बना करके जो ब्रितानी सरकार है उसने दमन कर दिया। आपने देखा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की जेल की सजा हो गई और बर्मा में मांडले जेल भेज दिया। लाला लाजपत राय को देश निकाला हो गया, अजीत सिंह को देश से निकाल दिया गया। बहुत सारे समाचार पत्र जो इस प्रकार की विचारधारा को प्रमोट कर रहे थे, उनके जो संपादक हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे काल के संपादक परांजपे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक उस समय समाचार पत्र था संध्या, उसके संपादक हैं ब्रह्मबंधु उपाध्याय, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, मुकदमा चलता है, मुकदमे के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे बहुत सारे कदम उठाते हैं, अत्याचारपूर्ण कार्यवाहियाँ होती हैं, अनैतिक कार्यवाहियाँ होती हैं, तमाम कानून बना दिए जाते हैं। राजद्रोह अधिनियम 1911 पारित हो जाता है और जो उस समय के राष्ट्रवादी हैं उनको कठोर सजाएं मिलने लगती हैं। तो इस प्रकार का जब दमन हो रहा हो, कठोर दमन के आगे कोई आंदोलन लंबे समय तक कैसे चल सकता है? गर्मपंथियों का आंदोलन भी, उसका भी पतन हुआ। तो इस प्रकार से हम इन बिंदुओं के तहत गर्मपंथी जो विचारधारा है उसके पतन को हम समझ सकते हैं। आगे जब तिलक जी आते हैं, जेल से छूट कर आते हैं, उदारवादी और उग्रवादी फिर मिलते हैं 1916 में, तो थोड़ा बहुत फिर प्रभाव स्थापित होता है। लेकिन 1920 में जब तिलक की मृत्यु होती है तो वहाँ तक इनका प्रभाव लगभग समाप्त हो जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो गर्मपंथ के नेतागण हैं उनका जो प्रभाव है वो 1900 के आसपास से लेकर के 1905 में तो बहुत प्रभावी हो जाते हैं, और वहाँ से लेकर के 1920 तक ये राष्ट्रीय आंदोलन में अपना प्रभाव बनाए रखते हैं।